नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, बतानी है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर। तो आप लोग याद रखेंगे जूट को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे जूट को जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है या जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि नामीब नामक मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। दोस्तों, बताने हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे या वंश के थे। तो आप लोग याद रखेंगे शाक्य कुल या वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो आप लोग याद रखेंगे शाक्य कुल के थे या शाक्य वंश के थे। दोनों बातें की है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बताने हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप लोग याद रखेंगे शैल चित्र के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। दोस्तों, बताने हैं कि इनमें से कौन सा एक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सबसे प्राचीन। तो आप लोग याद रखेंगे वीणा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आप लोग याद रखेंगे वीणा। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। दोस्तों, बताने हैं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे महादेव गोविंद राणाडे को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे महादेव गोविंद राणाडे। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। दोस्तों, बताने हैं कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे डेरोजियो को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे डेरोजियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, डेरोजियो को दोस्तों आधुनिक भारत के प्रथम क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था कब आयोजित किया गया था या कब आयोजित हुआ था। बताने हैं दोस्तों कि शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, भाग लिया था। तो बताने हैं कि शिकागो में यह जो जो दोस्तों धर्म सम्मेलन था कब आयोजित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सितंबर 1893 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, सितंबर 1893 ईस्वी में दोस्तों शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी सितंबर 1893 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। दोस्तों, बताने हैं कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे राज्यपाल। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी राज्यपाल यानी कि गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति बागवानी से संबंधित है। दोस्तों, बताने हैं कि इनमें से कौन सी क्रांति बागवानी से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे स्वर्ण क्रांति।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बागवानी से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन सी। बाकी विकल्प को भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति ये दोनों दूध से संबंधित है, और हरित क्रांति फसल उत्पादन से है। आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ऑपरेशन फ्लड दूध से, श्वेत क्रांति दूध से, और हरित क्रांति फसल उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों बताने है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग याद रखेंगे भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। दोस्तों बताने हैं कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। तो आप लोग याद रखेंगे रदरफोर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी, गामा रे की, तो आप लोग याद रखेंगे रदरफोर्ड, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। दोस्तों बताने हैं कि रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों समान तापमान बनाए रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है, तो आप लोग याद रखेंगे समान तापमान को बनाए रखना, यानी कि टेम्परेचर को दोस्तों बैलेंस रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का यही काम होता है, ऑप्शन सी समान तापमान बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अल्टरनेट करंट, उसके बाद है दिष्ट धारा यानी कि दोस्तों डायरेक्ट करंट। बतानी है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों बताने हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति यानी कि दोस्तों यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। और दोस्तों इसका प्रयोग सामान्यतः मोबाइल के चार्जर में किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे रेक्टिफायर का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बताने हैं कि कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे चीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कागज का आविष्कार करने वाला देश है चीन। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कागज का मुद्रा जारी करने वाला भी यही देश है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कागज का मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है चाइना, और कागज का आविष्कार करने वाला भी यही देश है, ऑप्शन डी चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है। दोस्तों बताने हैं कि पेनिसिलिन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यह एक कवक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कवक है यानी कि फंगस है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सन 1928 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। पेनिसिलिन क्या है, तो एक फंगस है, कवक है, और दोस्तों 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, और दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी सन 1928 ईस्वी में। और पेनिसिलिन क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे एक कवक है, फंगस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल
प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत नहीं है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे पेट्रोलियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पेट्रोलियम क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी तीनों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये तीनों दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, उदाहरण है। लेकिन दोस्तों पेट्रोलियम जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का दोस्तों स्रोत नहीं है, उदाहरण नहीं है। आप लोग याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा वो होते हैं जो असीमित संसाधनों से प्राप्त होते हैं। आप लोग याद रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा जो असीमित संसाधनों से प्राप्त किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी से, पवन ऊर्जा हवा से, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि दोस्तों जो असीमित संसाधन से प्राप्त होते हैं। लेकिन ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, पेट्रोलियम, जो कि दोस्तों ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, इसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते निम्न में से किस में वर्णित है। दोस्तों बताने हैं कि सत्यमेव जयते किस में वर्णित है, किससे लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सत्यमेव जयते इनमें से किस में वर्णित है। तो आप लोग याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में दोस्तों वर्णित है और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो बताने है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे सारनाथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का एक प्रचलित उत्सव है। दोस्तों बताने हैं कि हॉर्नबिल नामक उत्सव जो है यह किस राज्य का एक प्रचलित उत्सव है। तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का एक प्रचलित उत्सव है। तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड का, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सभी एटीएम मशीनों को कौन सी संस्था संचालन करती है। दोस्तों बताने हैं कि भारत में जितने भी एटीएम मशीन हैं, इन एटीएम मशीनों को कौन सी संस्था क्या करती है, चलाती है, संचालन करती है। तो आप लोग याद रखेंगे एनपीसीआई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एनपीसीआई भारत के सभी एटीएम मशीनों को क्या करती है, संचालन करती है, चलाती है। एनपीसीआई, एनपीसीआई का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, पूरा नाम याद रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों आरबीआई के द्वारा स्थापित किया गया था। आप लोग याद रखेंगे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों भारत के सभी एटीएम मशीनों को यही दोस्तों संस्था संचालन करती है, चलाती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी एनपीसीआई, आरबीआई के द्वारा दोस्तों इसे एस्टैब्लिश्ड किया गया था, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हवा महल जयपुर में स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो बताने हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आप लोग याद रखेंगे सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कौन सी गैस मुक्त होती है। दोस्तों बताने हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस क्या होती है, मुक्त होती है, निकलती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑक्सीजन यानी कि O2। आप लोग याद रखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितने रुपए की धनराशि दी जा रही है। दोस्तों बताने हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बताने हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसानों को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे 6,000।
ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, दी जा रही है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 6,000 रुपए की धनराशि दोस्तों दी जाती है। आप लोग याद रखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऑप्शन डी 6,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित हुए थे? दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव कब किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए 1951 से 52 ईस्वी में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे 1951-52 ईस्वी में दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम यानी कि पहली बार लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बताने है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इंदौर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से किसके द्वारा सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों सिविल सेवा में काफ़ी सुधार की थी और इसकी आधुनिकीकरण भी की थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। इस चैनल पर दोस्तों आप सभी को 100% जेन्युइन प्रश्न देखने को मिलेंगे जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जोड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।